नमस्कार। बाइस्ड ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है। वो कौन सा मुद्दा है जिससे प्रभावित होकर के मतदाता जो है इस बार मतदान करने जा रहे हैं। मुद्दे तो कई हैं, लेकिन जो बहुत सारे सर्वे कंपनियों ने इस चुनाव के प्रचार दौरान जो है काफी सर्वे किया है, और सर्वे से जो बात छन करके आ रही है वो ये है कि इस बार के भी चुनाव में, मैं बार बार भी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस बार के भी चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा बना हुआ है। और ये मुद्दा आज से नहीं है दोस्तों। जब पहली चुनाव हुई थी 1952 में, 1952 में, तब से ये मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई बनी हुई है। लेकिन क्या इससे मतदाता प्रभावित होकर के मतदान करते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सच है, और ये इस सत्य से कोई भी पार्टी या कोई भी सर्वे कंपनी इनकार नहीं कर सकता है कि हमेशा से ही चुनाव के दौरान जो है एक मुद्दा जो विशेष रूप से उभर कर सामने आता है वो होता है महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी अगर मुद्दा होता तो क्या नेहरू 1952 का चुनाव जीत पाते, या इंदिरा गांधी को इतना प्रचंड बहुमत मिल पाता? जी नहीं। दरअसल दोस्तों, ये मुद्दा जो है शाश्वत है, माने ये हमेशा ही रहने वाला है। आप कुछ भी कर ले, कोई भी सरकार कितनी भी सफलतापूर्वक अपनी योजनाओं को लागू कर ले, लेकिन ये महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा बना रहेगा। इसके कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि एक तो ये देश जो है 1 अरब 40 करोड़ का देश है। जिस देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ हो, वहां पर ये मान लेना कि सबको रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलना तो संभव हो भी सकता है, लेकिन सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगा, ये तो असंभव सा कार्य है। इसे कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल हो, इसे कभी पूरा नहीं कर सकती है। तो ये मुद्दा तो हमेशा ही बना रहेगा। इसी तरह से महंगाई को लेते हैं। महंगाई का दोस्तों ऐसा है कि लोगों की सैलरी बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है कि उसी अनुपात में महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन सैलरी क्लास जो सबसे ज्यादा डिमांड करता है और सबसे ज्यादा चिल्लाता है, और सैलरी क्लास कौन है? जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न मध्यम वर्ग है, वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब सोचिए कि जो सैलरी क्लास या नॉन सैलरी क्लास व्यक्ति है, यहाँ का मतदाता है, उस पर क्या गुजरती होगी, वो उसको महंगाई का उस पर कितना ज्यादा असर पड़ता होगा। लेकिन इन सब के बावजूद ना तो महंगाई कभी मुद्दा बन पाती किसी इलेक्शन का, और ना ही बेरोजगारी कभी मुद्दा बन पाती। हालांकि ये बनना चाहिए, इसको चुनाव का मुख्य मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन आज तक किसी भी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, कभी भी इस मुद्दे पर न तो सरकार बदली है और ना ही सरकार बन पाई है। तो आखिर फिर मुद्दा क्या है? वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव को प्रभावित कर रही है? एक दौर था जब केजरीवाल का आगमन हुआ चुनावी राजनीति में, तो फ्रीबी, जिसको कि ठेठ शब्दों में रेवड़ियां कहते हैं, रेवड़ियां बांटना। तो आज के मैनिफेस्टो में, आज के तारीख में हर पार्टी के मैनिफेस्टो में रेवड़ियां की बात तो की गई है, बहुत जम के बात की है। कोई फ्री में बिजली दे रहा है, कोई गैस जो है फ्री में मुहैया कराने की बात कर रहा है, कोई घर दे रहा है। सब कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इन रेवड़ियों से अछूता हो। हर के मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख किया गया, वो जोर शोर से उल्लेख किया गया। कुछ नकदी देने की भी बात कर रहे कि प्रत्येक वर्ष आपको इतना नकदी दिया जाएगा। लेकिन क्या दोस्तों ये मतदाता को प्रभावित कर पा रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव से ठीक कुछ पहले जो मोदी सरकार है उसने कृषि सम्मान योजना प्रारंभ की, जिसके तहत जो है किसानों को 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसके जवाब में कांग्रेस ने 72,000 रुपया प्रतिवर्ष देने की बात की थी। अब अगर दोस्तों आप तुलना कीजिए 6,000 और 72,000 का, तो ये 6,000 से 9 गुना ज्यादा है। तो सारे मतदाता इससे प्रभावित होकर के तो कांग्रेस को वोट देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस अभी भी डबल डिजिट तक ही सीमित रही।
उसे 52 या 53 सीट मिली। वो अपने टैली में सुधार नहीं कर पाई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, लोगों को 6,000 पे तो भरोसा था कि 6,000 सरकार हमको दे देगी या हमको सरकार दे रही है, लेकिन 72,000 हमको सरकार देगी या दे पाएगी, इस पे लोगों को संदेह था। और ये संदेह वाजिब भी था, क्योंकि जिन जगहों पे कांग्रेस जो है रेवड़ियों के बल पर सरकार बना पाई है, जैसे कि कर्नाटक है, तेलंगाना है और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों में रेवड़ियों के बल पर, रेवड़ियों का वादा करके वहां पे कांग्रेस जीत पाई, विधानसभा का चुनाव जीत पाई और वहां पर उन्होंने सरकार बनाया। लेकिन सरकार बनाने के पश्चात इन तीनों राज्यों की इकोनॉमी का क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में इन्होंने ये वादा किया था कि हम जो है ओल्ड पेंशन, जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो, उसको हम लागू कर देंगे। उन्होंने वहां लागू किया। आज स्थिति ये है दोस्तों कि वहां पर सरकारी कर्मचारी को सैलरी देने का पैसा जो है हिमाचल सरकार के पास में नहीं है। इसी तरह से कर्नाटक में बहुत सारी योजनाओं की बात की गई। अब सोचिए कि इतना समृद्ध राज्य जो है आज जो है केंद्र के भरोसे कि हमको कुछ पैसा देगा तो वहां का राजकाज चल पाएगा। तेलंगाना तो और भी गजब है। वहां के रेवंत रेड्डी सरकार जो है उसने घोषणा किया कि जब हमको सारे सीट तुम लोकसभा के जिता के दोगे, जो अभी चुनाव होने वाला उसमें अगर हम सारे सीट अगर तुम लोग कांग्रेस को दोगे, वो अपने मतदाताओं से कह रहे हैं, तभी हम जो ये वादा किए थे योजना वो हम तुम पर वो हम लागू करेंगे और तुमको उसका फायदा मिल पाएगा। तो दोस्तों, रेवड़ियां कहना तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है कि आप जो वेनेजुएला मॉडल ऑफ इकोनॉमी है उसको आप अपना लें, लेकिन जो हाल वेनेजुएला का हुआ, आज वहां पे लोग वहां पे त्राहिमाम कर रहे हैं, जबकि वो पेट्रोलियम वो से समृद्ध देश है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो है जो आम आदमी उसकी जिंदगी जो बद से बदतर होती चली जा रही है और उसका इकोनॉमी जो है पूरा ओवरऑल वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका है। तो क्या जो ये राज्य सरकारें या फिर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो ये वादा कर रही हैं कि हम रेवड़ियों का जो वादा कर रहे हैं कि हम अगर जीत गए तो आपको ये सब चीजें देंगे, आप देंगे, मान लीजिए कि अगर ऐसा हो पाता है तो इस देश का इकोनॉमी का क्या होगा? यही कारण है कि जो जागरूक लोग हैं इन मुद्दों से वो अपने को दूर हटा रहे हैं। जो मतदाता है वो इसके इन वादों के प्रति धीरे धीरे उदासीन होता जा रहा है। वो नहीं चाहता कि हमारे देश की स्थिति भी वेनेजुएला वाला हो जाए। इसके साथ ही एक और भी चीज जुड़ा हुआ है। सबसे मुख्य चीज है उम्मीद और विश्वास। इन जो मतदाता है उनको इन रेवड़ियों की वादा की जा रही है उसके प्रति लोगों में कोई विश्वास नहीं है। उनको पता है कि ये तो हमेशा ही, भाई इंदिरा गांधी जो है 70 के दशक में कहती गरीबी हटाओ, आज 50 साल गुजर जाने के बाद भी गरीबी कहां हट पाई है। अगर कांग्रेस इतना ही कुशल नेतृत्व दे रही थी तो उसको तो अब तक जो देश में गरीबी का नामो निशान नहीं होना चाहिए था, लेकिन गरीब आज भी है। आज भी जो वर्तमान सरकार वो कह रही है कि हमने 25 करोड़ को गरीबी रेखा के ऊपर लेके आया है और अभी और बहुत सारे नीचे पड़े हुए हैं। तो आखिर जब 50 साल पहले जिस सरकार ने ये नारा दिया वो पूरा नहीं कर पाया, तो अब जो वो वादा कर रही है उसको पूरा कर पाएगी, इसमें लोगों को संदेह है। लेकिन दोस्तों, इन सबसे परे ये जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें मुद्दा ना तो गरीबी है, ना तो बेरोजगारी है और ना रेवड़ियां हैं। जो फ्री बीज की बात की जा रही है वो भी इस चुनाव में मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में मुद्दा जो है, जो संसद का जो अंतिम सत्र हुआ है, इस लोकसभा का जो अंतिम सत्र हुआ था, वहीं पर प्रधानमंत्री ने मुद्दा तय कर दिया था कि किन मुद्दों पर आगामी चुनाव होगा। दोस्तों, आपको हंसी आएगी, वहां पर उन्होंने कहा था कि इस बार भाजपा अकेले 370 सीट जीतेगी और एनडीए जो है वो 400 पार कर जाएगी। तो ये जो 400 पार है इसी में उलझ के रह गए सारे के सारे विपक्षी दल। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार नहीं कर पाएगी, एनडीए 400 पार नहीं कर पाएगी। राहुल जी कल घोषणा करते हैं कि पहले हमें उम्मीद था कि बीजेपी को 180 सीट मिलेगी, अब हमको लगता है कि उसको सिर्फ 150 सीट मिलेगी।
वो ये तो बता रहे हैं कि भाजपा को 150 सीट मिलेगी, लेकिन वो ये बताने की स्थिति में नहीं कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी। अब इनसे इतर उसी पार्टी के कांग्रेस के ही अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं कि नहीं 220 सीट भाजपा पा जाएगी। तो भाई पहले बैठ के ये तो तय कर लो, पहले ये बैठ करके तुम लोग पार्टी में तय कर लो कि भाजपा को कितनी सीट मिलने जा रही है। और ये जो कितनी सीट मिलेगी, अभी जितने भी सर्वे हो रहा है उसमें ये मुद्दा नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। मुद्दा ये है कि भाजपा 400 पार कर पाएगी, एनडीए 400 पार कर पाएगी, या वो 350 पे सिमट जाएगी, या फिर उससे भी नीचे रह पाएगी। लेकिन कोई भी सर्वे कंपनी ये कहने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भाजपा को 300 से कम सीट मिलेगी। तो मुद्दा तो यही बन गया, सबसे बड़ा मुद्दा जो चर्चा का विषय है। और ये सिर्फ चर्चा राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है, ये इससे परे जो अखबार है, आम आदमी है, सड़क चौराहे पे जो बात करते हैं, चाय दुकान पे जो बातें होती हैं, उसमें भी यही मुद्दा है कि क्या भाजपा जो है, जो एनडीए है, भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए है, क्या वो 400 पार कर पाएगी या 400 पार नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, जितनी भी मुद्दे हैं देश में, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन सारी समस्याओं को, उन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं ये जो 400 पार का जो नारा है या 400 पार का जो मुद्दा है, अब तो हम उसको मुद्दा ही कहेंगे, ये इन सबको आच्छादित कर दिया है, सबको ओवरशैडो कर दिया है। अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। मुद्दा सिर्फ इतना है कि बस 400 पार होगी या नहीं होगी। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छी स्थिति इसलिए नहीं है कि ठीक है, राजनीतिक विमर्श के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है 400 पार होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर आप आम आदमी के नजरिए से देखें तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि चुनाव ही वो समय होता है जब वो मुद्दे जिनसे जो सीधे सीधे लोगों को, मतदाता को प्रभावित करती है, वो उभर कर सामने आती है। लेकिन हो ये रहा है कि ऐसा कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्रीय दल हो, कोई भी उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। और अगर बात कर भी रहा है तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, वो आम विमर्श का मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है। तो ये सुखद स्थिति तो नहीं है। लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि एनडीए नेतृत्व वालों के लिए तो इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती। 10 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से सरकार में है, 10 साल जो प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद अगर उनके खिलाफ किसी तरह का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है या उनके खिलाफ किसी भी तरह की बगावत या विरोध या उनकी आलोचना के स्वर नहीं उभर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये जो है सो अभी सरकार में है पार्टी, उसके लिए तो सुखद स्थिति है। और इससे ज्यादा सुखद स्थिति क्या हो सकती है? ये ऐसी स्थिति का सामना, ऐसी स्थिति तो कभी नेहरू को भी नहीं मिली। 62 आते आते 1962 तक तो उनकी आलोचना होने लगी थी और उनका सीट घटने लगा था। हर 52 से लेकर के अगर आप 1984 जब राजीव गांधी जीते थे, अगर उसको आप अपवाद मान लो 1984 को, तो हमेशा ही कांग्रेस की सीट घटती चली गई है। इसके विपरीत 2014 में 282 सीट बीजेपी को मिली थी, 282, तो 19 में आकर के 303 हो गई। और इस बार उम्मीद है कि ये आंकड़ा जो है इसको पार कर जाएगा, अर्थात कि भाजपा को 303 से ज्यादा सीट मिलेगी। तो ये जो अंतर है और ये जो ट्रेंड है, ये मजबूत सरकार के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि केंद्र में मजबूत सरकार हो, एक दल की सरकार हो, जिससे कि उसको फैसले लेने में परेशानी ना हो। लेकिन अगर आप इसको मतदाता के दृष्टिकोण से देखें, अगर आप इसको जो पूरे देश की राजनीति उस दृष्टिकोण से देखें, तो ये ठीक स्थिति नहीं है। क्योंकि विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है और विपक्ष जितना होगा, कमजोर होता जाएगा, उतना ही जो मोदी सरकार अभी है या कोई भी सरकार हो केंद्र में, उसके लिए अपनी बात मनवाना या थोपना देश पर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसे हम किसी भी तरह से सुखद स्थिति नहीं कह सकते। लेकिन जैसा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि क्या अब हम विपक्षी दलों के लिए चुनाव प्रचार करें, क्या उनके लिए वोट का प्रबंध भी हम करें? ये बात भी सही है कि विपक्षी दलों की ऐसी हरकतें और उन्होंने अतीत में ऐसे ऐसे काम किए हैं और अभी भी वो मुक्त नहीं उनसे, अभी भी उनके नेता, छुटभइये नेता खास करके, चाहे वो बड़े नेता हो,
ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो इस देश को बर्दाश्त नहीं है। और जब देश को ही बर्दाश्त नहीं है तो मतदाता कैसे आप उसके पक्ष में, विपक्ष के पक्ष में कैसे वोट करेगी। तो स्वाभाविक है कि जो स्थिति पहले थी विपक्ष की उससे और भी खराब होने जा रही है और भी खराब होगी। ये देश के लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं। अब जहां तक लोकतंत्र की बात है, एक बात दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब भी कोई नेता या कोई राजनीतिक दल कहे कि लोकतंत्र खतरे में है, हम संविधान की रक्षा करेंगे, ये जब दो बातें करें तो आप समझ लीजिएगा कि उस पार्टी के पास, उस राजनीतिक दल के पास में, उस नेता के पास में कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा जब नहीं होता तब वो संविधान की रक्षा की बात करता है और तब वो लोकतंत्र की दुहाई देता है। तो दोस्तों आपसे सिर्फ इतना अपील है कि सजग बने, जागरूक बने और जागरूक मतदाता बन करके जो आपको उचित लगता हो उसको वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। भले ही आप जाकर वहां नोटा का बटन दबा के आवे, लेकिन मतदान केंद्र अवश्य पहुंचे और वहां जाकर वोट अवश्य दें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।